हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सेकंड पेपर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखिए और उसमें बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी सिलेबस को जहां डिस्कस किया गया था उसमें आपको बताया गया है कि सेकंड पेपर जो है बॉटनी का वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। और उस पेपर में शामिल एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जेनेटिक कोड, हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक कूट। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और अपने प्रीवियस आप क्वेश्चन पेपर्स को देखिए अनसॉल्व्ड में, पिछले पेपर जो आपके आए हैं बॉटनी सेकंड पेपर के क्वेश्चंस पेपर, उसमें आपको लगभग हर साल जेनेटिक कोड पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ख़ासतौर से चूँकि बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट अगले सेशन में काफ़ी जगह पर एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ आपने पहले अगर पढ़ी है तो उसका ये नाम आपने सुना होगा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। एक साइंटिस्ट हैं FHC क्रिक, ये नाम आपने पहले सुना हुआ है, FHC क्रिक। ये वॉटसन और क्रिक जो आपने DO का नाम सुना था पहले, दो साइंटिस्ट का जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था DNA का, उनमें से एक साइंटिस्ट हैं FHC क्रिक और इनका दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो इंफॉर्मेशन फ्लो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का फ्लो है, आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है, एक से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती हैं उनका सीक्वेंस जो है वो DNA टू RNA और RNA टू प्रोटीन होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आपको पता है हमारी बॉडी का 80% पार्ट, 80% से ज़्यादा भाग प्रोटीन का बना है और उसमें जो प्रोटीन भाग लेते हैं वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिनको आमतौर पर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, वो रिएक्शंस अंडर कंट्रोल ऑफ एंजाइम्स होती हैं, वो एंजाइम्स के नियंत्रण में होती हैं। और ये भी आपको पता है कि एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स विच रेगुलेट केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स जो हैं वो ख़ास तरह के प्रोटीन्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को, या आप सीधे कहिए बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उनके ख़ास तौर से रेट को कंट्रोल करते हैं। तो प्रोटीन्स न सिर्फ हमारी बॉडी को बनाते हैं बल्कि हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको एंजाइम्स की फॉर्म में कंट्रोल भी करते हैं। हमारे शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन जो हैं वही हमारे जीवन का आधार हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनको आमतौर पर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स भी शामिल हैं उसमें। तो प्रोटीन जो है उन पर डिपेंड होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में कैसा होगा। कई लाख तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो मनुष्यों के शरीर में पाए जाते हैं और उन्हीं से तय होता है कि कोई जीवधारी दिखने में कैसा होगा, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी, ये सब उसके प्रोटीन्स तय करते हैं। प्रोटीन्स का बनना, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका नेचर और स्ट्रक्चर वो तय होता है हमारे जेनेटिकल इंफॉर्मेशन से जो जीन्स के रूप में DNA पर पाई जाती है। तो DNA जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है और इस पर पाए जाते हैं जीन्स। आपको ये डेफिनेशन पहले भी बताई गई है कि जीन क्या होते हैं। जीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ऑन DNA पर जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उनका क्रम जो है, उनका सीक्वेंस जो है वो जीन कहलाता है। तो जीन जो है वो नियंत्रित करते हैं कि किसी पेरेंट की अगली जनरेशन कैसी होगी और वो नियंत्रित इस तरह से करते हैं कि वो जीन्स तय करते हैं कि किसी जीवधारी में बनने वाले प्रोटीन्स कैसे होंगे और उन प्रोटीन से तय होता है कि वो जीवधारी दिखने में कैसा होगा, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी।
तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है केवल कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज वो हम सारे जीवधारियों के अंदर डीएनए की सहायता से बनने वाला एक न्यूक्लिक एसिड है जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है और उसको ट्रांसलेट करता है इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। यानी कि जो आनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती हैं इन फॉर्म ऑफ जीन, आरएनए जो है वो उन सूचनाओं को आगे ट्रांसफर करता है और प्रोटीन बनाने में जो अमीनो एसिड भाग लेते हैं उनके क्रम के रूप में, उनके सीक्वेंस के रूप में उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है। तो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो है किसी भी पेरेंट की, वो उनके डीएनए से आरएनए तक पहुंचती है और आरएनए की हेल्प से वो प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाती है। डीएनए से आरएनए का बनना ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है और इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है उसकी सहायता से प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज होकर बनते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस का नाम ही ट्रांसलेशन इसलिए पड़ा है क्योंकि माना जाता है कि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए गेट ट्रांसलेटेड इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन। यानी कि किसी पेरेंट की जो आनुवांशिक सूचनाएं थी, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन थी, उनको प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस के रूप में ट्रांसलेट कर दिया गया है थ्रू आरएनए, और उसके बाद एक नए जीवधारी का निर्माण हुआ है जिसमें खास तरह के प्रोटीन्स हैं और वो प्रोटीन्स उसके शरीर को बना रहे हैं, उसके शरीर की एक्टिविटी को नियंत्रित कर रहे हैं। तो वो सारी सूचनाएं, वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू वो नया जीवधारी बना है उसको अपने पेरेंट से मिली हैं और उसके पेरेंट से ये इंफॉर्मेशन डीएनए से होकर आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट हुई हैं और हमें जो जीवधारी दिखता है वो सारी इंफॉर्मेशन इसी सीक्वेंस में उसके पास पहुंची है। तो इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, जिसके अनुसार हमेशा जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो इसी तरह से होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो जो यहां पर सीक्वेंस की बात हो रही है कि डीएनए से जेनेटिकल इंफॉर्मेशन आरएनए पर पहुंचती है और आरएनए से प्रोटीन पर पहुंचती है, उसमें एक जो बात पहले आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स उनकी इकाइयां होती हैं। आरएनए भी एक तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जस्ट लाइक डीएनए, वो भी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, उनके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स की इकाइयां होती हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, अगर आपने पहले ये बात पढ़ी है कि हर न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर 3 घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक उसमें पेंटोज शुगर होती है, एक उसके अंदर नाइट्रोजन बेस होता है या नाइट्रोजिनस बेस आप कह लीजिए, और एक उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये 3 चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड को बनाती हैं और इनमें से जो नाइट्रोजन बेस है वो ऑलरेडी आपको पता है कि 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। कुल मिलाकर वो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल के रूप में होते हैं। इनमें से थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं होता है, और यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं होता है। बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो जीन्स के रूप में काम करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन आरएनए के पास पहुंचती है और आरएनए से प्रोटीन के पास। अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, हर प्रोटीन एक खास संख्या में और एक खास क्रम में जुड़े हुए अमीनो एसिड का क्रम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। यानी कि हर प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होंगे और किस क्रम में लगे होंगे ये हमेशा तय रहता है। और
जितने भी लाख तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जीवधारियों में, वो सब अपने आप में बहुत विशेष होते हैं अपने अमीनो एसिड की संख्या और उनके क्रम के कारण। और वो जो अमीनो एसिड की संख्या और क्रम है वो तय कर रहे हैं डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली कोई रिलेशन है बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए, यानी कि प्रोटीन के अमीनो एसिड क्रम में और डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में कोई ना कोई संबंध जरूर है। हरगोबिंद खुराना साहब और गैमो और एफएचसी क्रिक, इस तरह के कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये बात प्रूव की थी लगभग 1965 के आसपास के देयर इज़ अ रिलेशन of sequence of DNA or RNA nucleotides and sequence of amino acids in protein, यानी कि प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस और डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बीच में एक संबंध होता है। और अब हम जानते हैं कि यही संबंध जो है वो जेनेटिक कोड कहलाता है। तो जिसको आप जेनेटिक कोड कहते हैं, एक्चुअली वो जेनेटिक कोड जो है वो डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस के बीच का एक संबंध है जो बताता है कि किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्रम जो है वो किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि उसके व्यवस्था के पीछे जो जीन्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो डीएनए आरएनए में किस तरह से लगे। अगर आपको ये पता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड का क्रम क्या होगा। तो जेनेटिक कोड एक ऐसा रिलेशन है जो ये बताता है कि प्रोटीन के अमीनो एसिड और डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का आपस में क्या संबंध है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके जो जेनेटिक कोड है उसको डी कोड किया गया, यानी कि उसके सारे पहलुओं को बताया गया, उनको खोजा गया और उनको एक्सप्लेन किया गया। और उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि हर जेनेटिक कोड जो है उसकी एक यूनिट है और उस यूनिट को कहते हैं कोडॉन या कोड। तो कोडॉन या कोड जो है वो क्या होते हैं? A sequence of 3 nucleotides which form unit of genetic code, यानी कि कोड जो है या कोडॉन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है और ये कोड या कोडॉन जो है वो जेनेटिक कोड की इकाई के रूप में काम करते हैं। अगर आपने वो एक देखा है आउटलाइन बना हुआ जेनेटिक कोड का, तो आपको उसमें 3 अक्षरों के बहुत सारे आपको जोड़े देखने को मिलते हैं, UAC, UGA, ACU, इस तरह के। तो ये जो 3 अक्षरों के जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं यही कोडॉन है। सही वर्ड उनके लिए होता है ट्रिपलेट कोडॉन, और पूरा जेनेटिक कोड उन्हीं के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो कोड या कोडॉन जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है और ये जेनेटिक कोड की इकाई के रूप में काम करते हैं। अब एक और आपके लिए चीज है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जेनेटिक कोड में कुल 64 कोडॉन होते हैं और ये 64 कोडॉन में से 60 कोडॉन जो हैं वो सेंस कोडॉन कहलाते हैं और 4 जो हैं वो सिग्नल कोडॉन कहलाते हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रोटीन्स जो हैं वो जीवधारियों में भले ही लाखों प्रकार के हैं, लेकिन उनको बनाने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो केवल 20 प्रकार के हैं। ऐसा नहीं है कि नेचर में केवल 20 ही प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। नेचर में, प्रकृति में लगभग 250 से ज़्यादा प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए जेनेटिकल इंफॉर्मेशन हमारे जेनेटिक मटीरियल में यानी कि डीएनए में पाई जाती है। तो सिर्फ वही 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं जिनके लिए जेनेटिकल इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। तो कई लाख तरह के, लगभग 12 लाख से ज्यादा तरह के प्रोटीन्स हैं जीवधारियों में, उनको बनाने वाले अमीनो एसिड केवल 20 हैं। और उन 20 अमीनो एसिड को बनाने का जो संकेत करते हैं ऐसे कोडॉन कहलाते हैं सेंस कोडॉन, यानी कि दोज कोडॉन विच कोड फॉर अमीनो एसिड्स, यानी कि जो अमीनो एसिड को बनाने के
का संकेत करेंगे, उनको बनाने के लिए कोड करेंगे, वो सेंस कोडॉन कहलाते हैं। ये 60 होते हैं। 4 कोडॉन जो हैं वो सिग्नल कोडॉन कहलाते हैं। अब ये सिग्नल कोडॉन भी 2 तरह के हैं, एक स्टार्ट कोडॉन कहलाते हैं और एक कहलाते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन का मतलब ऐसा कोडॉन, ऐसा कोड जो अमीनो एसिड के बनने की क्रिया की शुरुआत करेगा, यानी कि अमीनो एसिड फॉर्मेशन को शुरू करेगा, इनिशिएट करेगा, और वो एक होता है। नॉर्मली ये जो स्टार्ट कोडॉन है ये होता है AUG, और ये AUG जो है वो मीथियोनिन नाम के अमीनो एसिड को कोड करता है। मीथियोनिन, ये मीथियोनिन अमीनो एसिड जो है वो अमीनो एसिड बनने के समय पहला बनने वाला अमीनो एसिड होता है, तो इसको इनिशिएशन अमीनो एसिड या इनिशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं। और जो इसको कोड करता है ट्रिपलेट कोडॉन AUG, ये इनिशिएशन या स्टार्ट कोड भी कहलाता है या स्टार्ट कोडॉन भी कहलाता है। अगर ये AUG कोडॉन नहीं है मौजूद तो इसकी जगह पर कभी कभी GUG ये भी स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करता है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा और उस बात को एक याद भी रखिएगा कि अगर GUG कोडॉन जो है वो शुरुआत में नहीं है, बीच में कहीं पर है, तो ये वैलीन अमीनो एसिड को कोड करेगा, तब ये स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर ये कहीं शुरुआत में लगा है और वहाँ पर AUG एब्सेंट है, तो फिर ये स्टार्ट कोडॉन की तरह काम करेगा, और तब ये GUG मीथियोनिन की जगह पर वैलीन जो है वो वहाँ पर अमीनो एसिड बनेगा और ये वहाँ पर जो है स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, नॉर्मली AUG जो है वही स्टार्ट कोडॉन होता है और मीथियोनिन को कोड करता है। छोटा सा फर्क ये है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उनमें AUG जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उसे कहते हैं फॉर्माइल मीथियोनिन। फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाता है, फॉर्माइलेशन हो जाता है मीथियोनिन का, तो वो फॉर्मल्डिहाइड की वजह से फॉर्माइल मीथियोनिन कहलाता है। तो प्रोकैरियोट्स में AUG जिस अमीनो एसिड को कोड करता है वो फॉर्माइल मीथियोनिन कहलाता है, और यूकैरियोट्स में AUG जिसको कोड करता है वो मीथियोनिन है। दोनों केसेस में पहला अमीनो एसिड चाहे मीथियोनिन हो या फॉर्माइल मीथियोनिन हो, वो कोड होगा AUG से। अब स्टॉप कोडॉन की बात करते हैं। स्टॉप कोडॉन जो है वो एक्चुअली ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, बल्कि अमीनो एसिड के बनने की क्रिया को रोकने का काम करते हैं। वो ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से अमीनो एसिड का बनना रुक जाता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन बस उस पॉइंट तक होती है जिस पॉइंट के बाद ये सिग्नल कोडॉन लगे होंगे। ये एक्चुअली 3 होते हैं, और ये 3 कोडॉन जो हैं उनमें याद रखिएगा UAA, UGA और UAG। ये 3 ऐसे ट्रिपलेट कोडॉन हैं जिनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, जो अमीनो एसिड के बनने की क्रिया को रोकते हैं। और चूंकि ये अमीनो एसिड के बनने की क्रिया को रोककर जो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, अब इस बात को भी याद रखिए, प्रोटीन बनने के समय जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना शुरू होते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और जब वो चेन 20 अमीनो एसिड से ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है, और वही चेन आगे चलकर अपने आप को फोल्ड करती है और एक ख़ास तरह का शेप लेती है, तब उसको प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स होने की वजह से वो चेन जो प्रोटीन बनाती है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो जो स्टॉप कोडॉन है ये जहां मौजूद होंगे वो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन बस वहीं तक आकर रुक जाएगी और वो चेन फिर रिलीज हो जाती है। प्रोटीन मॉलिक्यूल बस वहीं पर कंप्लीट होकर रिलीज हो जाता है, यानी कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को रोक देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो इसीलिए इनको टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं। ये जो स्टॉप कोडॉन है इनका एक नाम टर्मिनेशन कोडॉन भी है। तो टर्मिनेशन कोडॉन कहिए, स्टॉप कोडॉन कहिए, एक ही बात है। जो
60 कोडॉन की हमने ऊपर बात करी थी जो अमीनो एसिड के बनने के लिए कोड करते हैं, जिनको सेंस कोडॉन कहते हैं। चूंकि ये 3 जो स्टॉप कोडॉन हैं ये किसी भी अमीनो एसिड के फॉर्मेशन को कोड नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको पहले नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता था, यानी कि जो किसी भी अमीनो एसिड के बनने को कोड ना करते हो, तो इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। लेकिन अब इनके लिए ज़्यादातर या तो टर्मिनेशन कोडॉन वर्ड यूज़ होता है या स्टॉप कोडॉन वर्ड यूज़ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं जिनको रिलीज फैक्टर्स कहते हैं। वो सिग्नल करते हैं कि टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन कहाँ पर आएगा और फंक्शन कहाँ पर शुरू करेगा। तो वो रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3, इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में 3 तरह के रिलीज फैक्टर होते हैं। उनको नॉर्मली RF इस तरह से डिनोट करते हैं, RF1, RF2, RF3, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में केवल एक ही रिलीज फैक्टर होता है और वो तीनों स्टॉप कोडॉन को पहचानता है। इनमें से RF1 जो है वो इनमें से 2 रिलीज फैक्टर टर्मिनेशन कोडॉन को पहचानता है, RF2 जो है वो भी इनमें से 2 को पहचानता है, और RF3 जो है वो इन दोनों को स्टिमुलेट करता है, इन दोनों को प्रेरित करता है। तो 2 तरह के कोडॉन होंगे, सेंस कोडॉन और सिग्नल कोडॉन। अब इसमें याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कितने ट्रिपलेट कोडॉन जो है जेनेटिक कोड के वो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, तो आपका आंसर 60 नहीं होगा, आपका आंसर 61 होगा। क्योंकि जो हमने सिग्नल कोडॉन की बात की है उनमें 3 के अलावा जो एक कोड है AUG, ये एक्चुअली एक स्टार्ट कोडॉन है जो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। वो अलग बात है कि वो पहला अमीनो एसिड होता है, इसलिए उसको इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन कहते हैं, लेकिन वो एक अमीनो एसिड को तो कोड करता है। तो इसलिए 60 + 1 61। तो 64 में से 61 ऐसे कोडॉन होते हैं जो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसी भी जेनेटिक कोड में कितने कुल ऐसे कोडॉन होते हैं जो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, तो आंसर होगा 61, 61। और जो 3 है वो टर्मिनेशन या नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन होंगे। उनके नाम आप याद रख सकते हैं या उनके जो सीक्वेंस हैं UAA, UGA, UAG, यूरैसिल एडेनिन एडेनिन, यूरैसिल गुआनिन एडेनिन, यूरैसिल एडेनिन गुआनिन। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ DNA और RNA एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स। तो ये एक रिलेशनशिप है जो हमें बताता है कि किसी जीवधारी के शरीर में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके अमीनो एसिड के क्रम में और उस जीवधारी का जो आनुवांशिक पदार्थ है यानी कि DNA, उसके न्यूक्लियोटाइड के क्रम में क्या संबंध है। अब जो जेनेटिक कोड के बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई, खासतौर से हरगोविंद खुराना साहब जैसे वैज्ञानिकों द्वारा, उससे ये पता चला कि जेनेटिक कोड की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। BSc 3rd ईयर के स्टूडेंट याद रखें, उनसे जो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है वो नॉर्मली यही आता है, राइट एन एसे ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ समझाइए। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं जेनेटिक कोड की वो करीब 6 से 7 प्रॉपर्टीज़ नॉर्मली डिस्कस की जाती हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट का मतलब ये एक सेंटेंस में याद रखिएगा कि जेनेटिक कोड इज़ ऑलवेज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट होता है। जेनेटिक कोड इज़ ऑलवेज ट्रिपलेट। तो जो भी जेनेटिक कोड हमें अभी तक पता है उसमें जो इकाइयां हैं जिनको हम कोडॉन कहते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के 3-3 के क्रम में है, यानी कि 3-3 न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो ट्रिपलेट कोडॉन या कोडॉन बनाता है। तो सारा जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट्स यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड के क्रम से मिलकर बना है। तो जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है। जेनेटिक कोड को की खोज को लगभग 50 साल के आसपास होने जा रहे हैं और आज तक कोई ऐसा जीवधारी नहीं मिला है कि जिसमें जेनेटिक कोड बाकी जीवधारियों के समान ना पाया जाए। बैक्टीरिया से लेकर मनुष्यों तक का जेनेटिक कोड सेम है। सेम से मतलब ये है कि जो ट्रिपलेट कोडॉन बैक्टीरिया में जिस अमीनो एसिड को कोड करता है, हमारे अंदर भी, मनुष्यों में भी वो ट्रिपलेट कोडॉन उसी
उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, कोई अंतर नहीं है उनके बीच में। हाँ, कुछ जगह पर अंतर पाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है उसका जो जेनेटिक कोड है वो कुछ जगह पर नॉर्मल जेनेटिक कोड से कुछ डिफर होता है, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका जेनेटिक कोड कुछ जगह पर डिफर होता है, लेकिन आमतौर पर सारे जीवधारियों में जेनेटिक कोड एक समान होता है। तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, मतलब सारे जीवधारियों का जेनेटिक कोड एक समान है। अगली प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। कॉमालेस का मतलब ये कि कोई भी जेनेटिक कोड आप देखें तो उसके ट्रिपलेट कोडॉन के बीच में कोई अंतर रेखा, कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होती है। वहां पर ये नहीं होता है कि ये ट्रिपलेट कोडॉन है और इसके बाद बीच में गैप होगा और उसके बाद अगला ट्रिपलेट कोडॉन यहां से शुरू हुआ यहां खत्म होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रिपलेट कोडॉन जो है उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। आप इसको सीधा एक सेंटेंस में याद रख सकते हैं, नो गैप या डिमार्केशन, नो गैप और डिमार्केशन बिटवीन कोडॉन्स। अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन के बीच में अगर कोई डिमार्केशन या गैप नहीं है तो इसको कॉमालेस जेनेटिक कोड कहेंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की कि जेनेटिक कोड कॉमालेस होता है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग से मतलब ये कि जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो उनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो न्यूक्लियोटाइड एक बार ही इस्तेमाल होंगे किसी ट्रिपलेट के लिए और उनका इस्तेमाल दोबारा नहीं होगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। अगर हम देखें कि जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग है या ओवरलैपिंग है, तो अगर जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग मानते हैं तो फिर आप इस सीक्वेंस से केवल दो ट्रिपलेट बना सकते हैं, CAT और GAT, यानी कि ये केवल दो अमीनो एसिड के लिए ट्रिपलेट कोडॉन इसके अंदर बनेंगे। लेकिन अगर जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग होगा तो आप इससे दो से ज्यादा तरह के ट्रिपलेट कोडॉन बना सकते हैं, जिनमें ये भी होंगे, इसके अलावा और भी होंगे। अब यहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोडॉन में इस्तेमाल हो गया है। तो जेनेटिक कोड हमेशा नॉन ओवरलैपिंग होता है और जेनेटिक कोड में जो ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं वो ट्रिपलेट कोडॉन एक न्यूक्लियोटाइड के उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक ही ट्रिपलेट कोडॉन का भाग होते हैं, वो अलग अलग ट्रिपलेट कोडॉन के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। म्यूटेशन के थ्रू भी इसको प्रूव किया गया है कि सारे जीवधारियों का जो जेनेटिक कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग है। अगली प्रॉपर्टी है नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस का मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में अब पता है और ये मालूम है कि कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन किस अमीनो एसिड को कोड करता है, और वो ट्रिपलेट कोडॉन किसी भी जीवधारी में होगा वो हमेशा उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। और इसको आप दूसरे सरल शब्दों में समझ लीजिए कि हर ट्रिपलेट कोडॉन एक खास अमीनो एसिड के लिए निश्चित किया गया है, किसी और अमीनो एसिड को वो कोड नहीं करता है। जो 64 तरह के ट्रिपलेट कोडॉन हैं जिनमें से 61 ट्रिपलेट कोडॉन अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनमें से हर ट्रिपलेट कोडॉन के लिए केवल एक अमीनो एसिड निश्चित है और वो सिर्फ उसी अमीनो एसिड को कोड करता है किसी भी जीवधारी में हो। तो देयर इज नो एम्बिगुइटी अबाउट एनी ट्रिपलेट कोडॉन, यानी कि किसी ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है और वो बिल्कुल निश्चित है कि कौन सा ट्रिपलेट कोडॉन किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो नॉन एम्बिगुअस जेनेटिक कोड है। एक और प्रॉपर्टी है उसकी, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, उसको रिडंडेंट भी कहते हैं, वैसे ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डीजेनरेट, और उसका मतलब ये है कि केवल 20 अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने में भाग लेते हैं
और उनको कोड करने वाले जो ट्रिपलेट कोडॉन हैं उनकी संख्या 61 है। अगर हम 3 स्टॉप कोडॉन को छोड़ दें तो 61 यानी कि 61 ट्रिपलेट कोडॉन ऐसे हैं जेनेटिक कोड के जो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। लेकिन फिर भी कोई जेनेटिक ट्रिपलेट कोडॉन खाली नहीं है। कोई भी ट्रिपलेट कोडॉन 61 में से ऐसा नहीं है जो किसी अमीनो एसिड को कोड ना करता हो, जबकि उनकी संख्या उनके द्वारा कोड होने वाले अमीनो एसिड की संख्या से लगभग 3 गुना है। यह इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि काफी सारे ट्रिपलेट कोडॉन ऐसे हैं, काफी सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ट्रिपलेट कोडॉन के द्वारा कोड होते हैं। अब इसमें आपके लिए थोड़ा सा पिछले और इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रिपलेट कोडॉन केवल एक निश्चित अमीनो एसिड को कोड करता है, वो उसके लिए निर्धारित है। लेकिन जो डिफरेंट अमीनो एसिड हैं उनमें काफ़ी अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको कोड करने वाले ट्रिपलेट कोडॉन एक से ज़्यादा हैं, और इसीलिए वो जो संख्या में अंतर है, ट्रिपलेट कोडॉन की संख्या और उनसे कोड होने वाले अमीनो एसिड की संख्या में जो बहुत बड़ा अंतर है, उसकी वजह से कोई भी ट्रिपलेट कोडॉन खाली नहीं रहता है। तो आप ये एक छोटी सी टैली है, इसको देखें। केवल 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक एक ट्रिपलेट कोडॉन से कोड होते हैं, मीथियोनीन और ट्रिप्टोफैन। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का भी केवल एक ट्रिपलेट कोडॉन है और मीथियोनीन का भी केवल एक ट्रिपलेट कोडॉन है। ऑलरेडी उसका नाम आप सुन चुके हैं, AUG। तो केवल ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके ट्रिपलेट कोडॉन की संख्या 1-1 है। लेकिन 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको कोड करने वाले ट्रिपलेट कोडॉन 2-2 हैं। यानी कि वो अमीनो एसिड जो 9 बताए जा रहे हैं उनमें से हर अमीनो एसिड को कोड करने वाले ट्रिपलेट कोडॉन जो हैं वो 2 हैं। तो ये एक अलग संख्या हो गई। एक और आपके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसको कोड करने वाले ट्रिपलेट कोडॉन की संख्या 3 है, और 5 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनको कोड करने वाले ट्रिपलेट कोडॉन की संख्या 4 है, और 3 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनको कोड करने वाले ट्रिपलेट कोडॉन की संख्या 6 है। आगे जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के MCQs डिस्कस करेंगे तो आपको इस बारे में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड पर्टिकुलर ऐसा है जिसके लिए 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा ट्रिपलेट कोडॉन पाए जाते हैं। ये अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट हैं, तो MCQs वाले सेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ जो आपके लिए बात बताई गई है उससे ये प्रूव हो जाता है कि ये डीजेनरेट कैरेक्टर क्यों है जेनेटिक कोड का। यानी कि ऐसा क्यों है कि जेनेटिक कोड में जो ट्रिपलेट कोडॉन है उनकी संख्या तो 61 है, लेकिन उनसे कोड होने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं उन अमीनो एसिड्स की संख्या जो है वो केवल 20 है। तो ये इसीलिए है क्योंकि जेनेटिक कोड जो है डीजेनरेट है और काफ़ी सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको कोड करने वाले ट्रिपलेट कोडॉन की संख्या 1 से ज़्यादा है। तो जेनेटिक कोड की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपके लिए BSc थर्ड ईयर के एग्ज़ाम के पर्पज़ से न केवल बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक है। और आगे जब हम MCQs इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जिनसे रिलेटेड MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए रेहान्स बायोलॉजी को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं बॉटनी या ज़ूलॉजी में BSc थर्ड ईयर लेवल पर या दूसरे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर लेवल पर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए ताकि मैं जान सकूं कि आपको किन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं उनके बारे में वीडियो बना सकूं जो है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। देखते रहिए रेहान्स बायोलॉजी को और पढ़ते रहिए।